नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। उसने हमारे साथ जो किया उसके बाद हम उसे कैसे जाने दे सकते हैं। अमर सम्राट युवराज और अन्य अद्वितीय शासकों ने तुरंत ही जानलेवा रूप धारण कर लिया, विशेष रूप से अमर सम्राट हरि ने। वे न केवल खजाने को वापस लेने जा रहे थे बल्कि वे रणवीर को भी खत्म कर देंगे। तो फिर हम फिर से हाथ मिलाएंगे। सम्राट के प्राचीन द्वीप के अद्वितीय शासक ने गहरी सांस ली और कहा, तो फिर मिलेंगे। हमें नहीं पता कि रणवीर और उसका दल कहाँ जा रहा है। हम उनका पता लगाएंगे और सबको उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। अद्वितीय शासकों ने आपस में संक्षिप्त चर्चा की और अलग अलग रास्ते चले गए। पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र ने असामान्य व्यवहार दिखाया था क्योंकि बारी बारी से कई प्राचीन खंडहर सामने आ रहे थे। उनके लिए इन प्राचीन खंडहरों की जांच करना जरूरी था जब तक कि उन्हें पता न चल जाए कि रणवीर कहाँ है। हालांकि नेहा और 10,000 परत वाले अमर शिवालय के अद्वितीय शासक की अन्य योजनाएं थीं। अन्य लोगों को शायद ये पता नहीं था कि रणवीर कहाँ है, लेकिन रणवीर ने उनसे 3 अमर आशीर्वाद संसाधनों के स्थान प्राप्त कर लिए थे। रणवीर को संभवतः पहले 2 संसाधन मिल गए थे, जिसका अर्थ था कि यह बहुत संभव था कि वह तीसरे स्थान की ओर जा रहा होगा। चलो पहले 10,000 परत वाले अमर शिवालय पर लौटते हैं। हमें पहले सुप्रीम विकास को रिपोर्ट करनी है। नेहा और अद्वितीय शासक ने एक दूसरे को देखा और वहां से जाने से पहले अपना मन बना लिया। तेजस के आने का उद्देश्य। इस बीच असाधारण लोगों की भूमि। तीनों संरचनाओं द्वारा किए गए भयानक विस्फोटों से प्राचीन खंडहर बमुश्किल बच पाए। रणवीर ने तुरंत 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर और बाकी कलाकृतियों को एक द्वीप पर स्थानांतरित कर दिया था। यद्यपि उन्हें अभी तक कलाकृतियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, फिर भी रणवीर उन्हें राक्षस समुद्रों के साथ आसानी से स्थानांतरित कर सकता था। इसके बाद डूम, तेजस, 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग तुरंत कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए आगे बढ़े। रणवीर को कोई जल्दी नहीं थी। उसने लोचन से बात की और ग्लेस प्राचीन महल को गेट के अंदर वाले क्षेत्र से हटाकर द्वीप पर स्थापित कर दिया। उसने द्वीप को भी संशोधित किया और कुछ आवास बनवाए। रणवीर एक निवास में बैठा था। दिव्य युद्ध आत्मा उसके पीछे तैर रही थी, एक प्रबल शक्ति उत्सर्जित कर रही थी जो शुद्ध अमर शक्ति को उसके शरीर में समाहित कर रही थी। एक धन्य अमर भूमि का होना वास्तव में बुरा नहीं है। अगर मैं आधे महीने से ज्यादा एकांत में साधना करूं तो शायद मैं स्वर्गीय अमर लोक प्राप्त कर सकूं। रणवीर ने अपनी आंखें खोलीं। वे चमक रही थीं। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि एक साधक को अभी भी धन, साथियों, उपयुक्त कलाओं और उपयुक्त स्थान पर निर्भर रहना होगा। एक धन्य अमर भूमि या अपना स्वयं का गुफा निवास होना अत्यंत उपयोगी था, विशेष रूप से दुष्ट साधकों के लिए। उदाहरण के लिए, वह अपनी इच्छानुसार धन्य अमर भूमि पर एकांत में साधना कर सकता था। वह धन्य अमर भूमि को भी अपने संचालन का आधार बना सकता था। यदि उसे कोई खतरा महसूस होता या गंभीर चोट लगती तो वह इधर उधर भटकने के बजाय यहाँ वापस आ सकता था। असाधारण लोगों की भूमि भी गतिशील थी। वह उसे आसानी से किसी एकांत स्थान पर स्थानांतरित कर सकता था ताकि दूसरे उसे न पा सकें। ऐसा कहने के बाद मुझे अभी भी असाधारण भूमि की रक्षा में सुधार के कुछ तरीकों के बारे में सोचना है, रणवीर ने धीरे से कहा। अब कोई भी किसान असाधारण भूमि में प्रवेश करने में सक्षम था। उसे निषेधात्मक संरचनाएं और घातक जाल लगाने होंगे। रणवीर, अब हम कहाँ जाएं? लोचन आया और पूछा। चलो यहाँ चलते हैं। रणवीर ने लिंग लैनलान को निर्देशांक दिए। ये सर्वोच्च हृदय फल का स्थान था। उसने पहले ही 2 संसाधन प्राप्त कर लिए थे। उसे बस राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को वापस जिंदा करने के लिए सुप्रीम हॉट फ्रूट की जरूरत थी। तुम वहां जा रहे हो? लोचन आश्चर्यचकित लग रहा था। क्या हुआ? रणवीर ने पूछा। उफ, कुछ नहीं, बस बात यह है कि वो जगह एक बेहद खतरनाक वर्जित जमीन के पास है। अगर हम वहां जाने की सोच भी रहे हैं तो हमें किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लोचन की आंखें चमक उठीं। कोई बात नहीं, मुझे जाना ही होगा, भले ही खतरा हो। रणवीर ने दृढ़ता से मांग की। लेकिन लोचन थोड़ी हिचकिचा रही थी।
आखिरकार उसने अपना मन बनाया और दांत पीसते हुए बोली, रणवीर, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगी। यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो कि तुमने राक्षसी रक्त को परिष्कृत किया है। यह तुम्हें बहुत बड़े खतरे में डाल सकता है। वह समझ सकती थी कि रणवीर एक अच्छा इंसान है। उसका मानना था कि जोखिम के बावजूद उसे पहले से ही आगाह कर देना जरूरी था। रणवीर की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? तांबे के दर्पण ने उसे बताया कि राक्षस के खून की बूंदें उसके लिए एक अवसर थीं। इसमें कोई खतरा क्यों था? मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, वरना अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन जरा सोचो, राक्षस के खून की बूंद ने तुम्हें अचानक क्यों चुना? लोचन ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उस जगह जा रहा हूँ। रणवीर ने लोचन को राज उगलने के लिए मजबूर नहीं किया। उसकी जगह उसने एक शांत मुस्कान धारण कर ली। भले ही लोचन ने उसे सब कुछ नहीं बताया, लेकिन लोचन की प्रतिक्रिया से उसे यकीन था कि वह व्यक्ति जिसका दानव रक्त था, या कुछ और, वह सुप्रीम हॉट फ्रूट के करीब था। अन्यथा लोचन उसे चेतावनी नहीं दे रहा होता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसी उन्हें उम्मीद थी। वह राक्षस रक्त के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें चेतावनी देने के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया, फिर भी तुमने मेरी एक न सुनी। तो रहने दो, अब मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि तुम अपनी मौत को दावत देने पर अड़े हुए हो। लोचन थोड़ा गुस्से में थी। वह पलटी और उड़ गई। ये छोटी लड़की बहुत दयालु है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। क्षमा करें साधक रणवीर, चूंकि अब हम सब ठीक हैं, तो क्या अब आपके वादे को पूरा करने का समय नहीं आ गया है? तेजस रणवीर के पास आया। उसने खांसी की और कहा, रणवीर से किया गया उसका वादा दरअसल एक छोटी सी साजिश थी। इसके अलावा आगे जो वो करने वाला था वो भी कोई अच्छा काम नहीं था। दूसरी ओर उन्होंने वास्तव में बहुत अधिक मदद नहीं की, लेकिन उन्हें 8 टिंकलिंग प्राचीन मंदिर को परिष्कृत करने और इस तरह के महान भाग्य का दावा करने का अवसर दिया गया। यहाँ तक कि उसके जैसा बेशर्म व्यक्ति भी थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं अपना मन शांत कर लूंगा। बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। रणवीर ने सिर हिलाया। अपने विचारों को शांत करने के लिए उसने गहरी सांस ली। वह गंजा गधा क्या कर रहा है? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट डूम और अन्य लोगों ने कलाकृतियों को परिष्कृत करना बंद कर दिया। वे उत्सुकता से रणवीर और तेजस को देखने लगे। रणवीर ने शुरुआत में ही तेजस के साथ एक समझौता कर लिया था। अगर तेजस उन्हें बर्फीली लाशों वाली घाटी से बाहर निकलने में मदद कर सके, तो रणवीर अपना मन शांत कर लेंगे और तेजस को कुछ सवाल पूछने देंगे। लोचन ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तेजस ने अपने हाथ रगड़े। जब उसने सोचा कि वह क्या करने वाला है, तो अपराध बोध का भाव गायब हो गया। वह उत्साह से भर गया। जब उसने रणवीर के बारे में अफवाहें सुनी तो वह पहले से ही उत्सुक था। जब पूर्वी क्षेत्र असामान्य व्यवहार कर रहा था, तब वह वहां मौजूद था। उसने आकर देखने का निश्चय किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि रणवीर ने अपने दाव फाउंडेशन को फिर से गढ़ लिया है। यह असामान्य बात थी कि कोई भी व्यक्ति मात्र 3 महीने में अपने दाव फाउंडेशन को पुनः स्थापित कर सकता था। उसने असाधारण लोगों की भूमि पर आने का फैसला किया। हालांकि जब वह रणवीर से व्यक्तिगत रूप से मिला तो उसे कुछ चौंकाने वाला पता चला। अद्वितीय शासक शायद इस बात से अनभिज्ञ थे, 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य भी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे महसूस किया। उसने रणवीर के शरीर के अंदर 10 अमरों की उपस्थिति को महसूस किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि रणवीर इतनी जल्दी अपने दाव फाउंडेशन को फिर से खड़ा कर पाने में कामयाब रहा, इसका जरूर 10 अमरों से कुछ लेना देना होगा। इस प्रकार उसने रणवीर को फंसाने की योजना बनाई। वह अपने तरीके से रणवीर के रहस्यों को उजागर करने जा रहा था। रणवीर, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम यह नहीं कहोगी क्योंकि तुम्हें इस पर शर्म आती है। तेजस ने हाथ से मुहर लगाए। शांत स्वर में पूछते हुए उसकी आंखों से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। वह गंजा गधा, 8 दीप्ति दानव सम्राट डूम और अन्य लोगों ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लोचन की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। क्या रणवीर वास्तव में समलैंगिक था? नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। रणवीर को पता ही नहीं था कि वह किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव में है। उसने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की, कोई नहीं। आमतौर पर, भले ही रणवीर ने अपनी बात
को ढीला छोड़ दिया हो, फिर भी वाक्य कहने के बाद उसे एहसास होता कि कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रणवीर इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जब वह ये वाक्य बोल रहा था तो वह किसी अजीब प्रभाव में था। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट को तुरंत कुछ समझ में आया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह बोला, ये तेजस की अजीब क्षमता है जो लोगों को विपरीत प्रतिक्रिया देती है। अगर तेजस ने रणवीर से कहा है कि वह उसे कुछ न बताए तो रणवीर उसे बता देगा। देव ने सिर हिलाया। उसने भी यही अनुभव किया था। लेकिन रणवीर की साधना इतनी मजबूत है, फिर भी वह क्यों? ब्लड आई पूरी तरह से भ्रमित था। ये सामान्य है, रणवीर ने अपनी सतर्कता कम कर दी है। वह अब तेजस के प्रभाव में है। वह तभी प्रतिक्रिया देगा जब कोई खतरा होगा। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, वह गंजा बंदर बहुत प्रभावशाली है। ऐसा लगता है कि वह इसके जरिए रणवीर के राज जानने वाला है। डूम की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें उसे रोकना चाहिए। ब्लड आई अपना कदम उठाने ही वाला था। यहाँ रहें, डूम ने मांग की। उसने चालाकी से कहा, बस गंजे गधे को अपना काम करने दो। क्या तुम भी रणवीर के राज नहीं जानना चाहते? अष्टम दीप्ति दानव सम्राट और देव चौंक गए। वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। रणवीर के रहस्य, वे इसमें रुचि क्यों नहीं लेंगे? इस बीच लोचन पूरी तरह से भ्रमित थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ये काम कर रहा है। तेजस थोड़ा ज्यादा खुश हुआ। हालांकि उसने अपने हाव भाव से जाहिर नहीं किया। उसने अचानक कहा, रणवीर, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं बताओगी कि तुमने अमरों की कोई विरासत हासिल कर ली है और तुमने अपने दाव फाउंडेशन को कैसे फिर से गढ़ा है। अमर, इन शब्दों ने तुरंत 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट डूम और अन्य लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनके दिल भी जोर जोर से धड़क रहे थे। रणवीर अपने दाव फाउंडेशन को फिर से स्थापित करने में सक्षम था क्योंकि उसने अमर लोगों से किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। नहीं, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन सच तो यह है कि मुझे अमरों का कोई उत्तराधिकार नहीं मिला। मुझे तो सिर्फ दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं का अग्नि बीज मिला है। मैंने कुछ अमर आशीर्वाद संसाधनों और ढेर सारी जड़ी बूटियों की मदद से अपने दाव आधार को फिर से गढ़ा है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह अमरों से नहीं है। तेजस चौंक गया। उसकी आंखें संदेह से चमक उठीं। क्या उसे यह गलत लगा? बिल्कुल नहीं। उसके शरीर में जो आभा है वह निश्चित रूप से 10 अमर देवताओं में से किसी एक की है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता ही न हो कि यह अमर देवताओं द्वारा छोड़ा गया उत्तराधिकार है? तेजस ने भौहें चढ़ाईं। यदि ऐसा हुआ तो यह अत्यंत कठिन होगा। यदि रणवीर को स्वयं भी नहीं पता होता तो वह तेजस को अपने और अमरों के बीच के रहस्य कभी नहीं बताता। ऐसा नहीं चलेगा। मुझे उसके दूसरे राज भी जानने होंगे, भले ही उनका अमर से कोई लेना देना न हो। जरूर कोई वजह होगी कि रणवीर सबसे ताकतवर अमर बन पाया। तेजस ने दांत पीसते हुए अपना मन बना लिया। उसने थोड़ा सोचने के बाद पूछा, रणवीर, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी नहीं बताओगी कि आज तुम जिस मुकाम पर हो वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें किस तरह के पागलपन भरे भाग्यशाली अनुभवों से गुजरना पड़ा। लोचन की आंखें भी उत्सुकता से चमक उठीं। अंततः उसे समझ में आ गया कि जब भी भिक्षु कुछ कहता, रणवीर ठीक उसका विपरीत करता। रणवीर को इतने शक्तिशाली बनने के लिए कौन से सौभाग्यशाली अनुभव प्राप्त हुए? नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने बचपन से ही 5वें अमर युद्ध के दिव्य देवता की आत्मा को प्राप्त कर लिया है। तब मैं युद्ध के दिव्य देवता के शरीर में विलीन हो पाया। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली मुलाकात है। रणवीर ने तेजस को सब कुछ बताया। हालांकि उनके प्रत्येक शब्द निवास में गड़गड़ाहट की तरह थे। 5वें अमर की आत्मा और उसका शरीर भी। तेजस, डूम और अष्टदीप्ति दानव सम्राट को तुरंत अपने रोंगटे खड़े होते और सिर की त्वचा सुन्न होती हुई महसूस हुई। उनके चेहरे गहरे आश्चर्य से भर गए। क्या उसने सचमुच 5वां अमर कहा था? डूम खास तौर पर 10 अमरों से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि वह 10 आदिम बुराइयों में से एक था। वह ये भी जानता था कि 5वां अमर बाकी 9 अमरों से अलग है। नहीं, यह मुमकिन नहीं। कोई भी अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति अमरों का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक कि डूम ने अपने विचारों को एकत्रित किया, लेकिन जब वह निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ। जब तक कि रणवीर भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यदि ऐसा था तो उसकी पहचान क्या थी?
दूसरी ओर लोचन, देव और ब्लड आई पूरी तरह से भ्रमित थे। अमर कौन है? क्या वे सचमुच इतने प्रभावशाली थे? रणवीर, मुझे पता है कि आप मुझे उन अन्य भाग्यशाली मुलाकातों के बारे में नहीं बताएंगे जो आपको शुरुआत में एक कमज़ोर साधक से अपनी वर्तमान ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती हैं। तेजस ने अपने दिल में बड़े सदमे को रोकते हुए पूछा। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैं स्वरा से मिल चुका हूं, जिन्होंने खुद को बलिदान कर दिया और मुझे तब बचाया जब मैं मार्शल मोनाक क्षेत्र प्राप्त कर रहा था। मैं जादुई बाल तलवार देवता, मार्शल सेरेंडिपिटी मंडप, दाओ मूल स्वर्गीय पर्वत और कई अन्य वरिष्ठों से भी मिला हूं जिन्होंने मुझे दक्षिण स्वर्ग द्वार को गिराने में मदद की। मैं राजकुमारी से मिल चुका हूं, जिन्होंने अनगिनत मौकों पर मेरी मदद की है। उन्होंने मुझे मार्शल गॉडलोक प्राप्त करने में मदद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं भी, रणवीर ने शांति से कहा। हालांकि लोचन, देव और ब्लड आई उसकी बातें सुनकर चुप हो गए। वे आसानी से समझ सकते थे कि रणवीर के लिए अपनी इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा। इसके अलावा जो 2 महिलाएं उसके लिए मर गईं, वे भी उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगी। रणवीर ने कहा, मैं तांबे के दर्पण से मिला, उसने मेरी बहुत मदद की है। मैं उसकी मदद से कई खतरनाक स्थितियों पर काबू पाने में सक्षम रहा हूँ। तांबे का दर्पण, क्या ये किसी प्रकार की प्रभावशाली कलाकृति हो सकती है? तेजस ने यह विचार मन में आते ही कहा, रणवीर, मैं जानता हूं कि तुम मुझे यह नहीं बताओगी कि तांबे का दर्पण क्या है और उसमें क्या शक्ति है। रणवीर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी। इस बार, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी कलाई पर बंधी लाल डोरी से एक चकाचौंध कर देने वाली चमक निकली। जैसे ही एक आकर्षक महिला द्वीप से बाहर निकली, द्वीप के ऊपर एक बड़ी दरार दिखाई दी। उसकी भयावह उपस्थिति एक बड़े तूफान की तरह पूरे द्वीप में फैल गई। यह तेजस, डूम, 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग चकित रह गए। उन्होंने जल्दी से अपनी नज़रें उठाईं। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने जब महिला के चेहरे पर बर्फीली चमक देखी तो उसके हृदय में एक तीव्र ठंडक दौड़ गई। आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? वह महिला रणवीर के पास उतरी। उसकी धुंधली नीली आंखों ने तेजस को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, मैं तो कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे आमतौर पर महारानी लारा कहते हैं। यासू की मृत्यु। वे कुछ शब्द एक अद्वितीय कला की तरह शक्तिशाली थे, जिन्होंने तेजस और देव की आंखों में आश्चर्य के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। उन्हें जो सदमा महसूस हो रहा था वह उस सदमा से तुलनीय था जो उन्हें तब लगा था जब उन्होंने सुना था कि रणवीर ने 5वें अमर की आत्मा और शरीर प्राप्त कर लिया है। रक्त नेत्र को रणवीर और महारानी लारा के बीच के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वह अपेक्षाकृत शांत था। हालांकि अष्टदीप्ति दानव सम्राट लगभग खून उगलने ही वाला था। कोई नहीं, उस औरत ने अनगिनत 9 हेवंस सुप्रीम्स को मार डाला था जब वह नई बनी थी। वह धीरे धीरे सबसे ताकतवर 9 हेवंस सुप्रीम बनती जा रही थी, फिर भी वह खुद को कुछ नहीं कहती थी। क्या 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कोई ऐसा था जो यह नहीं जानता था कि महारानी लारा कौन थी? 8 प्रतिभा, क्या यह महिला इतनी प्रभावशाली है? डूम ने जब सबकी प्रतिक्रिया देखी तो अचानक बोल पड़ा। वह लंबे समय से स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में फंसा हुआ था। तब से उसे यिन और यांग की दुनिया में भी रहने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वह बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, इससे अनजान था। महारानी लारा स्पष्टतः उनके काल की नहीं थीं। वह काफी उलझन में था। महारानी लारा के आभामंडल को देखते हुए, वह तो 9 स्वर्गों की सर्वोच्च देवी थीं, फिर भी तेजस और देव इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया क्यों दिखा रहे थे? वह 8 दीप्ति दानव सम्राट समझाने ही वाले थे कि महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा, डूम, मैंने गलती से यासू को कुछ समय पहले ही खत्म कर दिया है, इसलिए मुझे डर है कि अब आप बचे हुए 9 आदिम बुराइयों में पहले स्थान पर हैं। डूम की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके हृदय में एक बड़ा ज्वार उमड़ पड़ा। यासू 10 आदिम बुराइयों में सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। डूम को 10 आदिम बुराइयों में दूसरा स्थान प्राप्त था, इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि यासू कितना शक्तिशाली था। इसके अलावा यासू ने संभवतः अब तक 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त कर लिया था, जबकि वह स्वर्ग मरम्मत करने वाले कड़ाई के अंदर फंसा हुआ था। और फिर भी, क्या महिला ने सचमुच यही कहा कि उसने यासू को खत्म कर दिया है? क्या उसने ये भी कहा कि यह महज एक दुर्घटना थी? वह बहुत सुंदर है, लोचन ने अपने दिल में कहा। यद्यपि वह भी एक महिला थी, फिर भी वह महारानी लारा के आकर्षण पर आश्चर्यचकित थी।
उस महिला का स्वभाव अनोखा था, लगभग वैसा ही जैसा वह हमेशा अपने मन में सपना देखा करती थी। शिष्य तेजस को वरिष्ठ महारानी लारा से मिलकर सम्मानित महसूस हो रहा है। तेजस ने अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए जल्दी से मुस्कुराने का प्रयास किया। इस बार उसने निश्चित रूप से खुद को तैयार कर लिया था। यद्यपि पांचवां अमर महारानी लारा से कहीं अधिक श्रेष्ठ था, फिर भी वह केवल एक मृत ऐतिहासिक व्यक्ति था। रहस्यों को जानने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि महारानी लारा अलग थीं। भले ही महारानी लारा आज उसकी हत्या कर दें, लेकिन उसका स्वामी महारानी लारा को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वह अपने स्वामी का कितना भी अनुकूल क्यों न हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि पांचवें अमर के रहस्यों के बारे में किसी को पता चले। तुम्हें कुछ शपथ लेनी होंगी, अमर दानव शपथ, आंतरिक शैतान शपथ और आत्मा शपथ, तीनों। महारानी लारा ने भावशून्यता से कहा। हाँ जरूर, मैं अभी करूंगा। तेजस ने राहत भरी सांस ली और शपथ लेने लगा। वह जिज्ञासावश रणवीर के राज जानने की कोशिश कर रहा था। वह रणवीर को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए उसे कसम खाने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि उसके पास कोई और विकल्प था। आज दीप्ति, दानव सम्राट, देव, डूम और अन्य लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के शपथ ली। इसके बाद महारानी लारा ने रणवीर की ओर देखा और अपनी उंगली हिलाई, जिससे रणवीर के मन में एक अमर किरण फैल गई। मैं क्या हूँ? तांबे का दर्पण, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें चौथे छोटे अमर लोक में आने की इजाज़त नहीं है? रणवीर अपनी अर्धचेतन अवस्था से उभरा और जब उसने अपने सामने आकर्षक महिला को देखा तो वह अचंभित रह गया। महारानी लारा ने कहा, मैं अभी भी अपनी इच्छा का एक अंश यहाँ भेज सकती हूँ। अच्छा ऐसा है। रणवीर ने सिर हिलाया। जैसे ही उसे कुछ समझ आया, उसकी भौहें तन गईं। उसने कहा, सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज दीप्ति, दानव सम्राट, डूम और अन्य लोग उसे अलग नज़र से देख रहे थे। उसने उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन की गहरी झलक देखी, साथ ही डर की भी झलक देखी। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तांबे का दर्पण देखा था? नहीं, तांबे का दर्पण तब तक खुद को नहीं दिखाएगा जब तक कि यह आवश्यक न हो। जब यह विचार रणवीर के मन में आया तो उसने तुरंत तेजस की ओर देखा। खांसी खांसी, साधक रणवीर, मैंने आपसे बस कुछ ही सवाल पूछे थे। मैंने और कुछ नहीं किया। हमारा सौदा हो गया था, तेजस ने शांति से कहा, लेकिन उसका दिल बहुत परेशान था। वह जो कुछ भी कर रहा था उसे छिपा नहीं सकता था। उसे रणवीर के गुस्से को शांत करने का कोई रास्ता ढूंढना था। आखिरकार कोई भी यह जानकर अप्रसन्न होगा कि उसके रहस्य इस तरह उजागर हो गए। क्या ऐसा है? रणवीर ने थोड़ा सा आंखें सिकुड़ीं। मेरे साथ आइए, महारानी लारा ने कहा और धन्य अमर भूमि छोड़ दी। तेजस, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके साथ कर्ज चुका दूंगा। रणवीर ने महारानी लारा के साथ जाने से पहले तेजस को अपनी आवाज प्रेषित की। असाधारण लोगों की भूमि अभी भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह अभी भी पूर्वी क्षेत्र के भीतर थी। जैसे ही रणवीर बाहर निकला, उसे तुरंत दरार में एक प्राचीन उपस्थिति का आभास हुआ। उसने तुरंत युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को सक्रिय किया और दूर तक देखा। उसने धुंधली दृष्टि से दूर से अमर किरणों को टिमटिमाते और आपस में टकराते देखा। ये स्पष्ट था कि कोई महायुद्ध हो रहा था। क्या पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के असामान्य व्यवहार आपके कारण हैं? महारानी लारा हवा में स्थिर गति से चल रही थीं। उनका बर्फ सा सफ़ेद वस्त्र हवा में लहरा रहा था। मेरा मानना है कि पूर्वी क्षेत्र के असामान्य व्यवहार का मुझसे कुछ लेना देना है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पश्चिमी क्षेत्र में भी ऐसा क्यों हो रहा है। रणवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि किसी की अटकलें सही थीं। महारानी लारा ने विचारमग्न होकर कहा, कौन सी अटकलें? रणवीर की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। कुछ नहीं, 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में कुछ उल्लेखनीय बदलाव होने की संभावना है। ये कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च और दुर्जय गुटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, महारानी लारा ने शांति से कहा। 6 एकता निषिद्ध भूमि भी। रणवीर चौंक गया। उसने कहा, सुप्रीम हॉट फ्रूट 6 एकता निषिद्ध भूमि के बहुत करीब है। अगर ऐसा है तो मुझे गति बढ़ानी होगी। वह उस जगह पर जाने में दिलचस्पी रखता था, लेकिन उसे राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को पुनर्जीवित करने के लिए बस आखिरी अमर आशीर्वाद संसाधन की जरूरत थी। वह नहीं चाहता था कि अब कुछ भी गड़बड़ हो। महारानी लारा चुप हो गईं। वह धीरे धीरे एक साफ नदी की ओर चलीं,
जिसकी सतह पर एक चमकता हुआ प्रतिबिंब था। वह नदी के किनारे रुकीं और दूर तक देखने लगीं। उनके मन की बात पढ़ना मुश्किल था। रणवीर को ये शांति बहुत अच्छी लग रही थी। वह भी चुप रहा। वह कभी कभी मुड़कर महारानी लारा के चेहरे को देखता। वह इस बात पर अचंभित होता कि वह कितनी खूबसूरत महिला थी। उसे मानना ही पड़ा कि वह स्त्री कितनी अद्भुत थी। न केवल उसकी साधना अद्भुत थी, बल्कि 9 स्वर्गों के अमर लोक के विशेषज्ञों से भी बेहतर थी, बल्कि उसका रूप, शरीर और स्वभाव भी बिल्कुल उत्तम था। उसकी आत्मा से निकलती ठंडक उसे आश्चर्यजनक रूप से एक अनोखा आकर्षण भी प्रदान कर रही थी। ये पुरुषों को उसके करीब आने और उसके बर्फीले दिल को पिघलाने के लिए प्रेरित कर रही थी। मुझे आश्चर्य है कि वह असल में किस तरह के पुरुषों के प्यार में पड़ जाएगी, रणवीर ने सोचा। किसी तरह उसे तांबे के दर्पण का किसी और के प्यार में पड़ना पसंद नहीं आया। रणवीर, मुझे थोड़ी भूख लगी है। 6 एकता निषिद्ध भूमि, तुम भूखे हो? रणवीर हैरान था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मार्शल डोमिनेटर बनने के बाद से उसे अब खाना खाने की जरूरत नहीं थी। महारानी लारा लगभग 9 स्वर्गों की सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च थी, उन्हें भूख कैसे लग सकती थी? मेरी इच्छाशक्ति की अमर शक्ति कम होती जा रही है। अब यह एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं है। महारानी लारा थोड़ा शर्मा गईं, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ये कैसे संभव है? भले ही इसमें पर्याप्त अमर शक्ति न हो, फिर भी यह आपकी इच्छाशक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा आपकी इच्छाशक्ति। रणवीर को अभी भी इस पर विश्वास करने में कठिनाई हो रही थी। बस, तुम पर मुझसे 2 वादे हैं, इसलिए मैं उनमें से एक अभी पूरा करूंगी। जाओ और मेरे लिए कुछ भुनी हुई मछली ले आओ, महारानी लारा ने उदास भाव से कहा। रणवीर चौंक गया। महारानी लारा ने कई अवसरों पर उसकी मदद की थी और बदले में वह बस कुछ भुनी हुई मछलियां चाहती थी। तांबे का दर्पण। रणवीर ने गहरी सांस ली और सख्ती से कहा, भले ही मेरी साधना अभी उतनी प्रभावशाली नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं कुछ ही समय में और भी मजबूत हो सकती हूँ। क्या तुम सच में मेरे किसी वादे को लागू करने वाले हो? महारानी लारा को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतना बेरुख होगा। उसने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, लगता है मैं गलतफहमी में हूं। तुम अपना वादा निभाने वाले इंसान नहीं हो। रणवीर ने असहाय भाव से हाथ हिलाया। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ ग्रिल्ड मछली लाऊंगा, लेकिन मुझे अभी भी आपके 2 एहसान चुकाने हैं। वाक्य पूरा करने के बाद वह नदी की ओर चल पड़ा। नदी की तलहटी में तैर रही मछलियों को देखकर उसे अचानक एक बात का एहसास हुआ। 1 सेकंड रुको, महारानी लारा की इच्छा किसी भी तरह से भूखी नहीं रह सकती थी। इसका मतलब यह था कि वह बस कुछ ग्रिल्ड मछली खाना चाहती थी। जरूर यही होगा। जब वह कैंगलान महाद्वीप गई थी, तो कुछ समय के लिए वह एक सामान्य इंसान थी। जब उसे भूख लगी थी, तो उसने ग्रिल्ड फिश खाई थी। शायद तभी उसे उससे प्यार हो गया था। तस्क, किसने सोचा होगा कि सर्वशक्तिमान तांबे के दर्पण को ग्रिल्ड मछली में इतनी रुचि होगी? ये सोचकर रणवीर हंस पड़ा। उसे अचानक लगा कि महारानी लारा उससे ज्यादा दूर नहीं है। वह बर्फ नहीं, बल्कि एक इंसान थी। तांबे का दर्पण, मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम कितने प्यारे हो। रणवीर ने पलटकर अचानक कहा, लेकिन उसके पास मुस्कुराने का समय नहीं था। लगता है जब से तुमने अपना दाव फाउंडेशन फिर से बनाया है, तुम और भी ज्यादा दुस्साहसी हो गए हो। अब तुम मुझे चिढ़ाने की भी हिम्मत कर रहे हो। महारानी लारा की आंखें अमर कृपाण की तरह ठंडी चमक रही थीं। रणवीर ने कुछ देर खांसी की और मछली को भूनने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उन्होंने महारानी लारा के बर्फीले चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं देखा। वह शर्मिंदा महसूस नहीं कर रही थी क्योंकि रणवीर ने उसके पसंदीदा भोजन का छोटा सा रहस्य खोज लिया था, लेकिन वह रणवीर के शब्दों से शर्मिंदा थी। इस बीच 10,000 परत अमर शिवालय का 9वां स्थान। एक कमरे के अंदर नेहा सुप्रीम विकास को पूर्वी क्षेत्र में घटित होने वाली हर घटना के बारे में समझा रहे थे। हे भगवान, उस बच्चे का भाग्य अविश्वसनीय है। रिपोर्ट सुनने के बाद सुप्रीम विकास को कोसने से नहीं रोका जा सका। मास्टर सुप्रीम, अब हमें क्या करना चाहिए? रणवीर स्पष्ट रूप से सुप्रीम हॉट फ्रूट की तलाश में जा रहा है। क्या हमें उससे खुद निपटना चाहिए या? नेहा रुक गया। उसने वाक्य पूरा नहीं किया। सुप्रीम विकास ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। कुछ देर बाद आखिरकार उन्होंने कहा, सम्राट के प्राचीन द्वीप और कुछ अन्य गुटों को इसके बारे में बताओ। हम मिलकर रणवीर को हरा देंगे। सुप्रीम विकास का निर्णय सुनकर नेहा उलझन में पड़ गए।
मास्टर सुप्रीम, मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। उनका मानना था कि उनके लिए बेहतर यही होगा कि वे स्वयं रणवीर को हरा दें। सुप्रीम विकास ने हाथ हिलाकर बीच में ही टोकते हुए कहा, किसी भी तरह रणवीर का उस महिला से कोई न कोई रिश्ता जरूर है। सिर्फ यही हमारे लिए बहुत बड़ा जोखिम है। सुप्रीम विकास ने नेहा को देखा और पूछा, अगर हमने गलती से रणवीर को मार दिया और उसे क्रोधित कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि 10,000 परत वाला अमर शिवालय उसके प्रकोप से बच जाएगा? नेहा ने अवचेतन रूप से जवाब दिया, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि। उसे पुनः वाक्य पूरा करने में परेशानी हुई। वह महिला अपनी मौजूदा ताकत की वजह से नहीं, बल्कि जिस तेजी से वह सुधर रही थी, उसकी वजह से डरावनी लग रही थी। हो सकता है कि वे अपनी पूरी ताकत से उसे रोक पाएं, लेकिन भविष्य का क्या? इसके अलावा पैगोडा मास्टर ने हमें एक संदेश दिया है, ये बहुत संभव है कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के भीतर कुछ असामान्य घटित होगा। सम्राट का प्राचीन द्वीप, कुछ सर्वोच्च ताओवादी गुट और कुछ आदिम जनजातियां पहले से ही इसके बारे में जानते थे, सर्वोच्च विकास ने शांति से कहा। क्या? नेहा आश्चर्यचकित रह गया। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र तो पहले से ही असामान्य व्यवहार कर रहे थे, और अब 6 एकता निषिद्ध भूमि भी। कुछ अजीब जरूर हो रहा है। चौथे लघु अमर क्षेत्र में असामान्य घटनाओं का सामान्य अर्थ महान सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ होता था, लेकिन क्या होगा यदि यह बहुत ही असामान्य हो? नेहा को ये जानने के लिए अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि एक बड़ा तूफान आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ। सुप्रीम विकास ने अपना हाथ हिलाया। इस बीच 5वें छोटे अमर क्षेत्र में चरम जीवित द्वार, तलवारों के निशानों से ढकी रक्त लाल गुफा के भीतर एक भयंकर आभा लगातार उमड़ रही थी। उसके अंदर से धीमी, भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। वाह! गुफा के द्वार पर फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी प्रकट हुआ। उसने असहाय लेकिन गर्व से भरी नजरों से गुफा के अंदर देखा और कहा, हुई शेंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं। तुम कभी भी बाहर जा सकते हो। मैं समझता हूं। हालांकि गुफा के अंदर कोई हलचल नहीं थी। आप? बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और कहा, रणवीर वर्तमान में चौथे छोटे अमर क्षेत्र में है। ओह! आवाज थोड़ी उलझन भरी लग रही थी, लेकिन जल्द ही सामान्य हो गई। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अब कहाँ है। क्या आप उस बारे में आश्वस्त हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। उसने पहले ही अपनी दाव नींव को फिर से गढ़ लिया है और पृथ्वी अमर क्षेत्र की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली है। गुफा में सन्नाटा छा गया। हा हा हा। थोड़ी देर बाद जोरदार हंसी की आवाज गूंजी और फिर एक आकृति गुफा से बाहर उड़ती हुई आई, जो तलवार की तेज तान लिए हुए थी। मुझे पता था कि वह मुझे निराश नहीं करेगा। गुरु, मैं चौथे छोटे अमर लोक जा रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अपने शिष्य की प्रतिक्रिया सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और अवाक रह गया। उसने कहा, हमारे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास भी 2 असाधारण प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन तुम उनकी बजाय रणवीर को अपना प्रतिद्वंद्वी मानने पर क्यों अड़े हो? छोड़ो, जाओ। इस बीच 9वें छोटे अमर क्षेत्र के 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय। एक युवक एक अमर पर्वत पर रेशम से बने झूले पर आराम से लेटा हुआ था। वह एक प्राचीन पुस्तिका पलट रहा था। मुझे थोड़ी प्यास लग रही है। युवक ने अपने होंठ चटकाए। उसके पीछे अमर वृक्ष पर एक फूल अचानक खिल गया और रंगीन पानी की कुछ बूंदें सीधे युवक के मुंह में चली गईं। ये बेकार शरीर। युवक थोड़ा नाखुश लग रहा था। उसका बैज अचानक चमक उठा। उसने अवचेतन रूप से अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे देखा। उसकी उदासीन आंखें उत्साह से चमक उठीं। रणवीर, तुम भी कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वाकई अपनी दाव नींव को फिर से खड़ा करने में कामयाब रही। बहुत अच्छा, हमारा पिछला मुकाबला सिर्फ ड्रॉ रहा था। मैं अब तुम्हारे पास जाकर तय करूंगा कि कौन बेहतर है। लाल मकड़ी लिली 1। इस बीच असाधारण लोगों की भूमि में वह लारा जितनी शक्तिशाली होती जा रही है, वह और भी सुंदर होती जा रही है। 8 दीप्ति दानव सम्राट ने बड़बड़ाया। हालांकि अगर उसे 100 हिम्मत भी दी जाए, तो भी वह अतीत की तरह उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसकी बात करते हुए मुझे अंततः पता चला कि रणवीर का भाग्य हमेशा इतना प्रभावशाली क्यों रहा है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। किसी व्यक्ति के भाग्य की अवधारणा अस्पष्ट थी। कोई भी साधक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाता था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सचमुच अस्तित्व में है। या तो रणवीर जैसे चौंकाने वाले पृष्ठभूमि वाले लोग, या फिर प्रतिभाशाली और विशेषज्ञ, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी किस्मत आम लोगों से बेजोड़ होती है।
उन्हें मारना भी मुश्किल होता था। ऐसा कहा जा रहा है कि 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को रणवीर से बस थोड़ी सी ईर्ष्या थी। किसी व्यक्ति का भाग्य कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सबसे ज्यादा मायने तो उस व्यक्ति की मेहनत ही रखती है। आखिरकार मुझे समझ आया कि कल्टीवेटर रणवीर मुझे कुछ हद तक परिचित क्यों लगे। पता चला कि उनका स्वभाव मेरे उस भाई जैसा ही है जिसे मैंने खो दिया है। तेजस ने हथेलियां जोड़कर कहा। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने फैसला कर लिया है। आज से मैं रणवीर का अनुसरण करूंगा और उसे अपना भाई मानूंगा। ये सुनकर अष्टदीप्ति दानव सम्राट को लगभग खून की उल्टी आ गई। क्या ये गंजा गधा इससे अधिक बेशर्म हो सकता है? उसने रणवीर के साथ रहने का फैसला साफ तौर पर इसलिए किया था क्योंकि वह 5वें अमर का उत्तराधिकारी था और उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। वह जानता था कि रणवीर के साथ रहने से उसे बहुत फायदा होगा, इसलिए उसने रणवीर का अनुसरण करने का फैसला किया। फिर भी उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह गरिमा में हो। ओह तेजस, ऐसी बातें कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ हर कोई रणवीर का भाई है। जैसा कि कहावत है, एक ही सोच वाले भाई धातु को भी काट सकते हैं। हम अपनी बाकी की यात्रा यही 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में साथ साथ बिताएंगे। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने सख्ती से कहा। 8 ब्रिलियंस सही कह रहे हैं। हालांकि रणवीर की पहचान मेरी तुलना में अभी भी महत्वहीन है, फिर भी मैं मानता हूं कि वह एक बहुत अच्छा इंसान है, देव ने कहा। डूम, ब्लड आई और लिंग लैनलान ने तुरंत उसे तिरस्कार से देखा। हालांकि डूम और लोचन की आंखें भी चमक रही थीं क्योंकि वे अपने विचारों में डूबे हुए थे। इस बीच जब रणवीर ने मछली भूनना समाप्त कर लिया तो महारानी लारा ने मछली को दूर रखने के लिए अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं और बिना कुछ कहे हवा में गायब हो गईं। उन्होंने अपने पीछे बस एक हल्की सी खुशबू छोड़ी। रणवीर ने कंधे उचकाए और असाधारण लोगों की भूमि पर लौट आया। यद्यपि 8 दीप्ति दानव सम्राट, तेजस और अन्य ने कलाकृतियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था, फिर भी रणवीर को वातावरण थोड़ा अजीब लगा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। उसने ज्यादा नहीं सोचा। वह पैर क्रॉस करके बैठ गया और ताओ साधना की कलाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में कई दुर्लभ घटनाएं घटीं। कई गुट और साधक कुछ गड़बड़ होने की भनक लगते ही 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड की ओर चल पड़े। अष्टदीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग कलाकृतियों को परिष्कृत करते रहे। अंततः उन्हें कुछ सफलता मिली। कलाकृतियों में कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाई देने लगीं। देव ने पृथ्वी अमर क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया था, जबकि रक्त नेत्र की साधना तीसरी परत पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। रणवीर, हम उत्तरी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। लोचन ने अचानक अपना विचार रणवीर को प्रेषित किया। उत्तरी क्षेत्र चौथे लघु अमर क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में से एक था। ये 6 एकता निषिद्ध भूमि के सबसे निकट का स्थान था। रणवीर ने आंखें खोली और सिर हिलाया। उसने तुरंत अष्टम दीप्ति दानव सम्राट और बाकी लोगों को जगाया और लोचन को एक सुनसान जगह पर रुकने को कहा। उन्होंने कुछ निषेधात्मक संरचनाएं बनाईं और लोचन की शिकायत भरी निगाहों के सामने असाधारण लोगों की भूमि से निकल पड़े। 10,000 परत वाले अमर शिवालय ने रणवीर को सर्वोच्च हृदय फल का स्थान बताया था। इसलिए ये बहुत संभव था कि हाल ही में जो कुछ हुआ उसके बाद 10,000 परत वाला अमर शिवालय अन्य गुटों के साथ मिलकर उनका शिकार करेगा। हालांकि असाधारण लोगों की भूमि कई दर्जन गुना से भी ज्यादा सिकुड़ गई थी, फिर भी वह काफी विशाल थी। उसकी जगह आसानी से उजागर हो सकती थी, इसलिए उन्होंने सुरक्षा एहतियात के तौर पर लोचन को वहीं रहने देने का फैसला किया। रणवीर और अन्य लोग तेजी से अमर पर्वतों को पार कर गए। उत्तरी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र जैसा ही था। यह मुख्यतः पहाड़ों, जंगलों और नदियों से बना था। यहाँ पवित्र राज्य जैसी जगहें दुर्लभ थीं। इसके अलावा कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च और अद्वितीय शासक 6 एकता निषिद्ध भूमि के लिए उत्तरी क्षेत्र में आए थे। परिणामस्वरूप उन्होंने उपलब्ध अधिकांश भाग्यशाली मुठभेड़ों का दावा किया था। किसानों की संख्या में भी काफी कमी आई। 5 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। रणवीर और उसका दल नक्शे का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यात्रा के दौरान देखे गए विशाल पेड़ गायब हो गए थे। उनकी जगह 10 झांग से भी ज्यादा ऊंचे गहरे लाल फूल खिले थे, जो ड्रैगन के पंजों जैसे आकार के थे। खिले हुए फूल पश्चिम की ओर आग जैसे लाल सागर की तरह फैल गए थे। इस दृश्य को देखकर देव और ब्लड आई को रीढ़ की हड्डी में एक तीव्र ठंडक महसूस हुई। हालांकि उन्होंने पृथ्वी अमर क्षेत्र प्राप्त कर लिया था। इन फूलों को लाल मकड़ी लिली के नाम से जाना जाता था।
बौद्ध धर्म में इसे शैतानी फूल, नरक का फूल कहा जाता है। लाल मकड़ी लिली का सागर उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध था। यह 19 प्राचीन खंडहरों में से एक था जो क्षेत्र में अपेक्षाकृत प्रसिद्ध थे। लाल मकड़ी लिली की राजधानी पहली बार लगभग 2000 साल पहले दिखाई दी थी। मैं जिस अमर आशीर्वाद संसाधन की तलाश में हूँ, वह लाल मकड़ी लिली कैपिटल के बहुत अंदर स्थित है। मुझे लगता है कि इसके अंदर जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद मैं आप सभी का ऋणी रहूंगा, रणवीर ने कहा। साधक रणवीर, क्या हम भाई नहीं हैं? आप हमारे साथ इतना विनम्र क्यों हैं? वह सही कह रहा है। तुम्हारी समस्या मेरी भी समस्या है, आठ दीप्ति दानव सम्राट और तेजस ने दृढ़ता से कहा। वे दोनों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लाल मकड़ी लिली के जंगल में प्रवेश करने से पहले उसने अपना आभार व्यक्त किया। लाल मकड़ी के फूल को एक कारण से दानव पुष्प और नरक पुष्प कहा जाता था। वे लगातार एक मंद इच्छाशक्ति उत्सर्जित करते थे जो आसपास के लोगों के मन को प्रभावित करती थी और उनमें भय पैदा करती थी। जैसे जैसे वे उस स्थान में गहराई तक गए, उनकी इच्छाशक्ति धीरे धीरे मजबूत होती गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2 घंटे बाद रणवीर और उसका दल लाल मकड़ी लिली के जंगल के बहुत अंदर पहुंच गया था। गहरे लाल फूलों के नीचे की जगह अब खाली नहीं थी। उन्होंने कई जर्जर इमारतें देखीं। अष्टम दीप्ति दानव सम्राट और तेजस ने क्षण भर के लिए इधर उधर देखा और उनकी रुचि समाप्त हो गई। अधिकांश लूट का माल लूट लिया गया था। उन्हें कुछ भी मूल्यवान नहीं मिला। एक मिनट रुको, आगे एक भयानक भ्रम का निर्माण हो रहा है। तेजस अपनी राह पर रुक गया। उसकी आंखों में बौद्ध चिन्ह चमक उठे और उसने कहा, यह कोई साधारण संरचना नहीं है। कोई अद्वितीय शासक भी इसके अंदर 10 दिन से ज्यादा समय तक फंसा रहेगा। कोई इस संरचना को तोड़कर अंदर आ गया है। इसके स्वरूप को देखकर लगता है कि यह घटना मात्र 3 से 7 घंटे पहले ही घटित हुई है। ये सुनकर रणवीर की अभिव्यक्ति बदल गई। इसका अर्थ था कि उनसे पहले कोई ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था जो कम से कम अद्वितीय शासक जितना शक्तिशाली था। लारा अमरपुल, आशा करते हैं कि वे सुप्रीम हॉट फ्रूट के लिए यहाँ नहीं हैं। रणवीर बुदबुदाया। वह अष्टदीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों के साथ उस खाई में उड़ गया। वे भ्रम संरचना को पार करके और भी गहराई में पहुंच गए। जैसे जैसे वे लाल मकड़ी लिली के जंगल में आगे बढ़े, वे अब विशाल लाल मकड़ी लिली से घिरे नहीं थे। उन्होंने खुद को एक सीमित जगह में पाया जहां आसमान और जमीन दोनों ही रक्त लाल थे। उन्होंने चारों ओर देखा और ढेर सारी खाइयां और अवशेष देखे। इसके अलावा रणवीर, तेजस और 8 दीप्ति दानव सम्राट ने आसपास से एक घातक आभा को महसूस किया था। जैसे जैसे वे और अंदर जाते गए, वह जगह सुरक्षित नहीं रही। अगर वे अपनी खेती के बावजूद जाल में फंस गए तो उन्हें बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। क्या ये दानव सर्वोच्च संहारक संरचना नहीं है? ये भी कैसे नष्ट हो जाती है? कुछ देर बाद 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट ने अचानक कहा, दानव सर्वोच्च संहारक संरचना भी एक घातक संरचना थी। इसकी तुलना 10 शमनों के निषिद्ध रक्त से तो नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह अपेक्षाकृत कमजोर अद्वितीय शासक को रोकने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा थी। रणवीर का दिल बैठ गया। उसे इस बारे में बुरा लगने लगा। हालांकि वह चुप रहा और नक्शे का अनुसरण करता रहा। वे 1 दर्जन अन्य संरचनाओं और 3 घातक संरचनाओं से टकरा गए। इन सभी संरचनाओं को एक शक्तिशाली बल द्वारा नष्ट कर दिया गया। अष्टदीप्ति दानव सम्राट तेजस और अन्य लोग उन्हें देखकर चुप हो गए। वे रास्ते में बीच बीच में रणवीर को देखते रहते। ये संयोग हो सकता है यदि रास्ते में केवल कुछ संरचनाएं नष्ट हुई हों, लेकिन ये स्पष्ट रूप से संयोग नहीं है यदि जिस दिशा में वे जा रहे थे उस दिशा में सभी संरचनाएं नष्ट हो गई हों। ये स्पष्ट था कि उस व्यक्ति का लक्ष्य भी रणवीर जैसा ही था। यहाँ थे। रणवीर कुछ 1000 ली लंबी और 50 ली चौड़ी एक विशाल खाई के सामने खड़ा था। उसने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से उसमें झांका। उसने खड्ग की तलहटी में बहती एक नदी देखी। उसमें से एक चौंकाने वाला अमर इरादा निकल रहा था। हे भगवान, यहाँ एक अमर नदी है। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट की आंखें चमक उठीं। यदि वह अमर नदी को परिष्कृत कर सके तो उसकी खेती में काफी सुधार होगा। लगता है वो आदमी नदी के लिए भी नहीं आया, वरना अब तक तो वो चला गया होता, तेजस ने कहा। अभी कहना मुश्किल है। जिस परम हृदय फल की मुझे तलाश है वह यही है। चलो नीचे चलते हैं। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और खड्ग में आगे बढ़ गया।
उन्होंने खट की तलहटी में खोजबीन शुरू की, फिर भी उन्हें कुछ भी मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। देखो, यहाँ एक बड़ा हाथ का निशान है। देव अचानक चिल्लाया और रणवीर और बाकियों को एक दूर कोने में बुलाया। 16 झांग लंबा और 5 झांग चौड़ा एक निशान साफ दिखाई दे रहा था। वे इससे एक धुंधली, भयावह आभा भी महसूस कर सकते थे। किसी ने सर्वोच्च हृदय फल ले लिया। रणवीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह अंतिम अमर आशीर्वाद संसाधन था जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर भी अब कुछ गलत क्यों होगा? वह सुप्रीम हॉट फ्रूट के बिना राजकुमारी उर्वशी और स्वरा को कैसे वापस जीवित करने जा रहा था? रणवीर, पहले शांत हो जाओ, अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने तुरंत कहा। यदि सर्वोच्च हृदय फल गायब है तो केवल 3 संभावनाएं हैं। पहली, 10,000 परत अमर शिवालय ने ये जानकारी अन्य लोगों को भी बेच दी है। दूसरी, 10,000 परत अमर शिवालय और अन्य गुट इसे प्राप्त करने के लिए पहले ही आ चुके हैं। तीसरा, क्या आपने नहीं कहा था कि 6 एकता निषिद्ध भूमि असामान्य रूप से व्यवहार कर रही है, जिससे 9 स्वर्ग सर्वोच्च अपनी ओर आकर्षित हो रहे हैं? हो सकता है कि किसी को रास्ते में सर्वोच्च हृदय फल मिल गया हो और उसने उस पर दावा कर लिया हो। तेजस ने सोचते हुए कहा, सबसे ज्यादा संभावना यही है कि यह तीसरा परिदृश्य हो। पहला परिदृश्य तो बस संयोग है क्योंकि वह व्यक्ति अभी कुछ देर पहले ही यहाँ था। दूसरा परिदृश्य भी असंभव है। वे लोग रुक जाते और हमारे द्वारा प्राप्त कलाकृतियों पर कब्जा करने के लिए हम पर घात लगाकर हमला कर देते। शब्द सुनने के बाद रणवीर धीरे धीरे शांत हो गया। तेजस की बात वाजिब थी, ये तीसरा परिदृश्य ही होगा। कुछ विशेषज्ञ उस इलाके से गुजरे थे और उन्होंने सर्वोच्च हृदय फल का दावा किया था। भले ही यह पहला परिदृश्य था, यदि वह व्यक्ति कम से कम एक अद्वितीय शासक था, तो वह लाल मकड़ी लिली वन का दौरा करने के बाद 6 एकता निषिद्ध भूमि की ओर अपना रास्ता बना रहा होगा। मुझे भाड़ में जाओ, मुझे मत बताओ कि हम 6 एकता निषिद्ध भूमि पर जा रहे हैं। देव ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा, हम बात कर रहे हैं 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड की। ये स्थान पहले से ही 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। अगर वे अपनी वर्तमान साधना के साथ 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते तो वे मर जाते। अपने आप को देखो, अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने आंखें घुमाईं। हमें 6 एकता निषिद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा 6 एकता निषिद्ध भूमि में अभी तक कोई दुर्लभ घटना नहीं घटी है। मुझे नहीं लगता कि विशेषज्ञ इतनी जल्दी वहां जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि इसमें रुचि रखने वाले विशेषज्ञ और साधक लारा अमर पुल के निकटवर्ती शहरों में इसकी तैयारी कर रहे हैं। रणवीर चौंका, लारा अमर पुल? क्या इसका तांबे के दर्पण से कोई संबंध है? अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने हंसते हुए कहा, रणवीर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 6 एकता निषिद्ध भूमि के बाहरी हिस्से में सर्वनाश पीली नदी बहती है जो आदिकाल से चली आ रही है। ये रहस्यमय और भयानक है। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग अगर इसे जबरन पार करने की कोशिश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नदी पार करने का एकमात्र रास्ता लारा अमर पुल है। पहले इस पुल को ये नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन कुछ हजार साल पहले उस महिला लारा ने 10,000 परत वाले अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप ने मास्टर लारा के कुछ करने के बाद पुल का नाम उनके नाम पर रखा। रणवीर के होंठ थोड़े मुड़ गए। ये सोचना कि वे तांबे के दर्पण के नाम पर अमर पुल का नाम रखेंगे, अतीत में उसने वास्तव में क्या किया था। तो फिर चलो लारा अमर पुल की ओर चलें, रणवीर ने अपने विचारों को शांत करने के बाद कहा। उसे किसी भी कीमत पर उस व्यक्ति से सर्वोच्च हृदय फल वापस लेना था। चलो चलें। समूह तुरंत उसी रास्ते से निकल पड़ा। उन्होंने लोचन को एक संदेश दिया और दूसरी दिशा में उड़ गए। उन्हें क्या पता था कि उनके जाने के 2 घंटे बाद ही कुछ साधक लाल मकड़ी लिली वन में प्रवेश कर गए। हालांकि अद्वितीय शासक, नेहा और कुछ अद्वितीय प्रतिभाएं जो साधकों के समूह का नेतृत्व कर रही थीं, अप्रसन्न भाव से बाहर आईं। हम लारा अमर पुल जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि रणवीर और बाकी लोग अभी वहीं जा रहे हों। बाकी लोग उत्तरी क्षेत्र में उसकी तलाश करेंगे। जमीन में 3 फीट गहराई तक खोदने पर भी तुम उसे ढूंढ लोगे। अमर सम्राट गुलिन। 2 घंटे बाद रणवीर और उनके दल ने दूर से उटर एक्सटर्मिनेशन येलो नदी को देखा। नदी 99,990 झांग चौड़ी थी, जो महान दाव के चरम का प्रतिनिधित्व करती थी। इसने आसपास के क्षेत्र को भी पीले रंग में रंग दिया था। इसके अलावा इतनी दूरी के बावजूद वे नदी की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन सकते थे।
उन्हें नदी के भीतर एक प्राचीन भयावह शक्ति का स्पष्ट आभास हो रहा था। वे कल्पना कर सकते थे कि अगर वे उसमें फंस गए तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रणवीर और बाकी लोग जानबूझकर उसे देखने के लिए पास नहीं गए। वे आगे बढ़े और लगभग एक अगरबत्ती के आधे आकार में दो प्राचीन शहरों की रूपरेखा उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। प्राचीन नगरों के सामने कुछ 100 ली की दूरी पर 99,999 झांग चौड़ा एक विशाल पुल था जो किसी धुंधले सुनहरे अयस्क से बना था। ये पूरी तरह विनाश करने वाली पीली नदी के ऊपर इस तरह मजबूती से खड़ा था मानो स्वर्ग से आए किसी आदेश का पालन कर रहा हो। नदी की धारा के विनाशकारी प्रभाव के बावजूद ये स्थिर बना रहा। ये पुल लारा अमर पुल था। रणवीर ने युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें सक्रिय की और उन पर नजर डाली। उसने अपनी नजरें हटा लीं और दो प्राचीन नगरों के पास पहुंचा। देखते ही देखते सबकी आंखें चमक उठीं। दोनों प्राचीन शहरों के आसपास और उनके आसपास एक बड़ा युद्ध चल रहा था। विशेष रूप से दो क्षेत्रों में अमर ज्योतियों की निरंतर झिलमिलाहट और कानफोड़ू विस्फोट हो रहे थे। युद्ध में भाग लेने वाले साधक मुख्यतः मानव अमरलोक और स्वर्गीय अमरलोक के बीच थे और प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 50 लोग थे। बाकी दो लड़ाइयां आसमान में गहराई में हो रही थीं, जहां भयानक शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थीं और दरारों को चकनाचूर कर रही थीं। शानदार अमर ज्योतियां आसमान में लटके तारों की तरह थीं। हालांकि वे युद्धों में शामिल नहीं थीं, फिर भी उनकी जबरदस्त उपस्थिति साफ दिखाई दे रही थी। कुछ अद्वितीय शासक एक दूसरे से लड़ रहे थे। चौथे छोटे अमर क्षेत्र को आखिरकार अराजकता का क्षेत्र कहा जाता था। 10,000 परत वाले अमर शिवालय और सम्राट के प्राचीन द्वीप के अलावा ज्यादातर जगहों पर कोई नियम लागू नहीं थे, इसलिए साधक जब चाहें लड़ाई शुरू कर सकते थे। यहाँ तक कि कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी थे जिनका स्वभाव अजीब था। एक नज़र से ही वे असहज महसूस कर सकते थे और अकारण हत्या करने के लिए उकसा सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग शहरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए अपने झगड़े शहरों के बाहर ही सुलझाते हैं। आखिरकार हर किसी को आराम करने के लिए एक जगह की जरूरत थी। रणवीर और उसके दल ने अपनी उपस्थिति छिपा ली। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने तो देव का मुंह भी ढक दिया। वे तेजी से एक शहर में उड़ गए। नॉनज्ञान जनजाति के असाधारण प्रतिभाशाली झुयान और वेगू जनजाति के असाधारण प्रतिभाशाली पूरन शहर के बाहर द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं। अरे बाप रे, क्या तुम गंभीर हो? असाधारण प्रतिभाओं के बीच लड़ाई देखना दुर्लभ है। चलो अभी चलते हैं। झुयान और पूरन के बीच युद्ध और 6 अमर सम्राटों के बीच युद्ध। दांव अब खुले हैं। अभी अपना दांव लगाओ। 9 पैलेस गोल्डन इमोर्टल सैक एक प्रतिष्ठित सर्वोच्च ताओवादी गुट है। हम अपने नाम के साथ दांव की निष्पक्षता की गारंटी देंगे। कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। रणवीर और उसके दल के कानों में तुरंत सभी प्रकार की आवाजें गूंजने लगीं। सड़क पर चहल पहल थी। मानव अमर, पृथ्वी अमर और यहाँ तक कि स्वर्ग अमर भी आपस में बातें कर रहे थे। कुछ गपशप और कानाफूसी कर रहे थे। उनमें से 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के अनुयायी अपनी वेशभूषा के कारण अलग दिख रहे थे। सड़क के दोनों ओर विक्रेता भी थे। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के ये शिष्य हर जगह हैं। क्या उन्हें साधना नहीं करनी चाहिए? रणवीर ने जब उस जानी पहचानी पोशाक को देखा तो वह अवाक रह गया। उसका दिल भी धड़क उठा। उसने अभी अभी शहर से कुछ शक्तिशाली आभाएं महसूस की थीं। वे इतनी तेज थीं कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कई शक्तिशाली साधक पहले ही शहर में आ चुके थे, जिनमें 9 हेवन सुप्रीम्स भी शामिल थे। असाधारण प्रतिभाएं, अद्वितीय शासक, यह पागलपन है। अष्टदीप्ति दानव सम्राट की आंखें चमक उठीं। उसने अपना हाथ रगड़ा और रणवीर की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे रणवीर, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? शायद कुछ उपयोगी मिल जाए। रणवीर को अंदाजा भी नहीं था कि 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को सट्टेबाजी की इतनी लत थी। दरअसल 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय के शिष्यों के बीच उनका नाम बेहद लोकप्रिय था। जब भी वे अचानक उनके पास पहुंचते तो वे तुरंत एक बड़ी मुस्कान के साथ उनका स्वागत करते और उन्हें एक सम्मानित अतिथि की तरह सम्मान देते। वजह यह थी कि वह आदमी लगभग हर दांव हार जाता था। उसे जीतते देखना दुर्लभ था। 8वें साधक, दीप्ति, यह एक खतरनाक जगह है। हम अपने दुश्मन से टकरा सकते हैं। हमें एकजुट रहना चाहिए, तेजस ने कहा। रणवीर ने अपनी आंखें घुमाईं और कहा, ठीक है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन याद रखें कि कम प्रोफाइल रखें।
वे सर्वोच्च हृदय फल के ठिकाने के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ थे, इसलिए आठ दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोग उसके पास रहकर कुछ भी नहीं कर सके। वास्तव में वह स्वयं झूयान और पूरन के बीच लड़ाई से काफी चिंतित था, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास समय नहीं था। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? रणवीर गहरे विचारों में डूब गया। उनके अनुमान के अनुसार सर्वोच्च हृदय फल पर संभवतः किसी अद्वितीय शासक या यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासक का दावा था, जो संयोगवश उस स्थान से गुजरे थे। यदि रहस्यमय साधक ने सर्वोच्च हृदय फल के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया, तो यह असंभव था कि रणवीर अपने प्रयासों के बावजूद सर्वोच्च हृदय फल पा सके। मैं शहरों में खोज करने से पहले सराय जैसी जगहों पर जाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या मुझे कुछ उपयोगी मिल सकता है। यदि नहीं, तो मुझे 9 महल स्वर्ण अमर से पूछना होगा। रणवीर ने जल्दी से अपना मन बना लिया। यद्यपि रणवीर का मानना था कि 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय सर्वोच्च ताओवाद गुट के रूप में बहुत प्रभावशाली नहीं था, फिर भी उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि 10,000 परत अमर पैगोडा और सम्राट के प्राचीन द्वीप के अलावा 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय संभवतः सबसे अधिक सूचित गुट था। सुना है 5-9 स्वर्ग सर्वोच्च आ गए हैं। तस्क अब तो 5 ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड के असामान्य व्यवहार करने पर 10 से ज्यादा आ जाएंगे। हाय, कितने अफसोस की बात है, हम अपनी साधना के साथ सिर्फ बाहर ही घूम सकते हैं। हम इसमें और गहराई तक नहीं जा पाएंगे। रणवीर ने चर्चा सुनते समय युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों से विक्रेताओं को देखा। क्या ये अमर सम्राट गुलिन नहीं है? लानत है मुझे, यहाँ तक कि अमर सम्राट गुलिन भी यहाँ एक स्टॉल स्थापित कर रहा है। इसमें हैरान होने की क्या बात है? इन दोनों शहरों में कम से कम 6 अमर सम्राट सड़क पर अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। अचानक सड़क पर शोर मच गया। कई किसान तुरंत एक तरफ देखने लगे। रणवीर ने उनकी निगाहों का पीछा किया और एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जिसके चेहरे पर क्रॉस जैसे निशान थे। वह सड़क के किनारे बैठा एक भयंकर आभा बिखेर रहा था। वह तरह तरह की चीजें निकालकर उन्हें एक काले कपड़े पर रख रहा था और फिर किनारे पर एक बैनर लगा रहा था। काम खत्म होने के बाद उसने एक बैंगनी लौकी उठाई और घूंट भरकर शराब गटक ली। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसे कितना ध्यान मिल रहा है। 6 एकता अमर जैड, पन्ना ऊंट ड्रैगन फूल, 7 सितारे दोपहर, यह एक दाव हथियार है। हे भगवान, क्या यह असुर की पौराणिक आंखें हो सकती हैं? कुछ किसानों की नज़र जब काले कपड़े पर पड़ी तो वे अचानक बोल पड़े। आसपास के किसान उनकी बातें सुनकर दंग रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि अमर सम्राट गुलिन इतनी प्रभावशाली वस्तुएं निकाल लेगा। क्या ये सर्वोच्च हृदय फल नहीं है? रणवीर का दिल तेजी से धड़क उठा जब उसने देखा कि ताड़ के आकार का एक फल नीले, सुनहरे और लाल रेखाओं से ढका हुआ है और उससे एक हल्की आभा निकल रही है। उसकी सांसें भी तेज हो गईं। फल बिल्कुल नक्शे पर बने फल जैसा ही दिख रहा था। यह अवश्य ही सर्वोच्च हृदय फल होगा। रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि वह अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सुप्रीम हॉट फल को यूं ही पा लेगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। रणवीर ने अपने विचारों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह अमर सम्राट गुलिन के पास गया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, वरिष्ठ, आप ये फल कितने में बेच रहे हैं? अमर सम्राट गुलिन ने बिना आंखें उठाए शांति से उत्तर दिया, मैं इसे नहीं बेच रहा हूं। मैं केवल व्यापार स्वीकार करता हूं। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही थी। हालांकि उसका स्वर शांत था, फिर भी थोड़ी ठंडी लग रही थी। रणवीर, अगर तुमने मुझे इसके साथ व्यापार करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगा। कयामत, जो अब तक बेहद शांत थी, अचानक रणवीर के दिमाग में दहाड़ उठी। मुझे वैसा क्यों करना चाहिए? रणवीर ने खांसी भरी और बिना किसी हिचकिचाहट के एक जैद जार निकाला। उसने कहा, वरिष्ठ, मेरे पास ऐसी 3 गोलियां हैं, क्या मैं इन्हें फल के बदले दे सकता हूं? साधकों ने तुरंत पहचान लिया कि जैद के बर्तन में रखी गोलियां अमर आशीर्वाद स्तर की एक प्रकार की औषधि हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्त लाल बालों वाले और स्वर्ग अमर क्षेत्र के नीचे की खेती वाले इस युवक के पास इतनी कीमती चीज होगी, और उसके पास 3 चीजें थीं भी। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने लकड़ी के झंडे पर क्या लिखा है? अमर सम्राट गुलिन बड़बड़ाया। रणवीर थोड़ा चौंका। वह इतना उत्साहित था कि उसे लकड़ी के बैनर का ध्यान ही नहीं रहा। उसने जल्दी से उस पर नजर डाली और उस पर एक वाक्य लिखा हुआ देखा।
प्रत्येक वस्तु का व्यापार केवल फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड के साथ ही किया जा सकता है। रणवीर ने वाक्य पढ़ा और भौहें चढ़ा दीं। उसने तुरंत पूछा, वरिष्ठ, फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड आखिर क्या हैं? अमर सम्राट गुलिन ने उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की। पास ही खड़े एक स्वर्गीय अमर ने मुस्कुराते हुए कहा, युवक, मुझे यकीन है कि तुम पहली बार 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में आए हो, क्या मैं सही हूँ? फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड 2 अमर संसाधन हैं जो केवल 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में ही पाए जा सकते हैं। इन 2 अमर संसाधनों में अद्भुत और रहस्यमय शक्तियां हैं, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। आसपास के किसानों की आंखों में जो भावुकता थी वह भी धीरे धीरे गायब हो गई। अमर सम्राट गुलिन के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके पास उस आदमी की संपत्ति लूटने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमॉर्टल जेड को ढूंढना भी मुश्किल था। आखिरकार 6 एकता वाली निषिद्ध भूमि बेहद खतरनाक थी। यहाँ तक कि अद्वितीय शासक भी, जब तक जरूरी न हो, वहां जाने से हिचकिचाते थे। वे सिर्फ इस अफवाह के कारण आए थे कि जल्द ही उस जगह का व्यवहार असामान्य होने वाला है। कई 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता वहां आएंगे, इसलिए वे उनका पीछा करने और ये देखने की योजना बना रहे थे कि क्या उन्हें कुछ अविश्वसनीय लूट मिल सकती है। धन्यवाद, वरिष्ठ। रणवीर चला गया। उसने निराश होने के बजाय राहत भरी सांस ली। इसका कारण ये था कि उसने वह स्थान खोज लिया था जहां सर्वोच्च हृदय फल था। यदि अमर सम्राट गुलिन ने यह खबर नहीं फैलाई होती, तो रणवीर को यह पता नहीं था कि सर्वोच्च हृदय फल कहाँ है। ये पता लगाने में उसे कितना समय लगेगा। इसके अलावा फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड अमर संसाधन थे जिन्हें वह 6 यूनिटी इमोर्टल लैंड से प्राप्त कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से जल्द 6 यूनिटी इमोर्टल लैंड का दौरा करना होगा। रणवीर की आंखें चमक उठीं। कई अद्वितीय शासकों को सर्वोच्च हृदय फल जैसे अमर आशीर्वाद संसाधन में रुचि होगी। बहुत से लोग जल्द ही इस पर अपनी नजरें गड़ाने वाले थे, इसलिए वह समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस बीच कुछ ही दूरी पर सड़क पर कुछ युवक युवतियां शहर में यूं ही टहल रहे थे। आंखों में बैंगनी लपटें लिए एक युवक अचानक रुका और रणवीर की ओर देखने लगा। किन नान, वह युवक नोग्यान जनजाति का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसकी 10,000 परत वाले अमर पैगोडा में रणवीर से संक्षिप्त मुलाकात हुई थी। भावेश, वह यश का छोटा भाई था। उसने यश को रणवीर की पहचान बताई थी और बताया था कि उसके पास एक अमर कृपाण है। क्या ये रणवीर नहीं है, सबसे शक्तिशाली अमर जिसके पास एक असाधारण अमर कृपाण थी? भावेश के अलावा अन्य लोगों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वे कई आदिम जनजातियों के सदस्य भी थे, जिनमें वेगु जनजाति भी शामिल थी। हालांकि वे भावेश के विपरीत अपनी जनजातियों के सामान्य अनुयायी ही थे। भाइयों, क्या भाई हुआन कृपाण के प्रशंसक नहीं हैं? क्यों न हम अभी रणवीर से उसकी कृपाण छीन लें? मुझे याद है कि उसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था, जिसका मतलब है कि उसे मारना काफी आसान होगा। एक युवक ने सुझाव दिया और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, और मुझे भी वह बहुत बुरा लगा। भावेश की आंखें ठंडी चमक उठीं। वह पिछले कुछ दिनों से उत्तरी क्षेत्र में खजाने की खोज में व्यस्त था, और चून की नोग्यान जनजाति में उसकी स्थिति यश जितनी प्रभावशाली नहीं थी, इसलिए वह अभी भी असाधारण भूमि में होने वाली चीजों से अनजान था। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसके नोग्यान जनजाति के विशेषज्ञों ने रणवीर का शिकार करने के लिए अन्य गुटों के विशेषज्ञों के साथ हाथ मिला लिया था। भाइयों, इसकी चिंता मत करो, हम में से कुछ लोग उससे आसानी से निपट सकते हैं, युवक ने आगे कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भावेश ने घबराई हुई नज़र से उसे बीच में ही टोक दिया, बकवास बंद करो। बाकी लोग चौंक गए। उन्होंने झट से भावेश की नज़र का पीछा किया और एक नज़र देखकर वे भी दंग रह गए। उन्होंने एक युवा व्यक्ति को लंबे सफ़ेद वस्त्र पहने, तीखी भौहों और असाधारण आभा के साथ रणवीर की ओर आते देखा। रणवीर, क्या संयोग है, हम फिर से मिल रहे हैं। युवक रुक गया और ठंडे स्वर में बोला। रणवीर ने मुड़कर उस आदमी को देखा तो दंग रह गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, क्या संयोग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय के युवा गुरु से यहाँ मिलूंगा। वह युवक कोई और नहीं बल्कि अमन था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पास सौभाग्य का देह है। रणवीर ने एक बार फ्लोइंग मून दाओ शहर में उससे शर्त लगाई थी। मेंग जियोगोंग, वह भी यहाँ है। आसपास खड़े किसान आश्चर्यचकित रह गए।
यहाँ तक कि अमर सम्राट गुलिन ने भी अपनी नज़रें थोड़ी ऊपर उठाईं। अमन भले ही कोई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति न हो, लेकिन उसकी पहचान और उसके असामान्य शरीर ने उसे एक उज्ज्वल भविष्य की गारंटी दी थी। रणवीर ने गुप्त रूप से युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखों को सक्रिय किया और एक नज़र के बाद आश्चर्यचकित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अमन की साधना कुछ ही महीनों में 9वीं परत वाले पृथ्वी अमर क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। उस व्यक्ति ने ताओ क्षेत्र की लघु सफलता अवस्था भी प्राप्त कर ली थी। रणवीर, बहुत हो गई बातें, हमने अभी तक अपना कर्ज नहीं चुकाया है। इस बार तुम्हें मेरी बात गंभीरता से लेनी होगी। दुर्भाग्य अकेले नहीं आता। ये शब्द सुनते ही रणवीर के होंठ मुड़ गए। वह समझ गया कि अमन की नज़र उस पर क्यों थी। आखिरकार अमन के पास तो सौभाग्य का देह था, जो हर परिस्थिति को उसके अनुकूल बना देता था। इस प्रकार अमन किसी बुरे भाग्य वाले व्यक्ति की खोज करने के बाद अवसर को नहीं चुकेगा। हालांकि रणवीर के पास स्पष्ट रूप से बुरे भाग्य का मांस नहीं था। अमन, मुझे लगता है कि मेरे लिए तुम्हें सच बताना बेहतर होगा। रणवीर ने संक्षेप में बताया कि क्यों कहा जाता था कि उसके पास दुर्भाग्य का शरीर है। अब उसे सच बोलने की चिंता नहीं थी, और न ही उसे इस बात की चिंता थी कि क्या दूसरों को उसकी निषिद्ध भूमि के असामान्य व्यवहारों को भड़काने की क्षमता के बारे में पता चल जाएगा। क्या आपके पास बुरे भाग्य का मांस नहीं है? अमन का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। क्या उसे हमेशा से धोखा दिया गया था? अमन की प्रतिक्रिया देखकर भावेश और आदिम जनजातियों के युवा शिष्यों को तुरंत एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे अमन रणवीर को परेशान करने आया है। हे, लगता है हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अमन द्वारा निशाना बनाया जाना एक अद्वितीय शासक द्वारा निशाना बनाए जाने के समान है। इस रणवीर का अंत हो गया। भावेश के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। उसने मन ही मन अपना मन बना लिया। यदि अमन रणवीर की असाधारण अमर कृपाण को निशाना नहीं बना रहा था, तो वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि अमन रणवीर के साथ काम पूरा नहीं कर लेता, उसके बाद ही उससे अमर कृपाण लूटेंगे। ये सच है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। रणवीर ने क्षमा प्रार्थी भाव धारण किया। यद्यपि जब रणवीर पहली बार अमन से मिले थे तब अमन अनुचित थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई के बाद अमन के बारे में उनकी धारणा में काफ़ी सुधार हुआ। अमन का चेहरा फीका पड़ा रहा। एक तेज आभा उसके शरीर से फूटने ही वाली थी। आसपास के किसानों ने अपनी गर्दनें उसमें डाल लीं। वे जल्दी से पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें भी इस मुसीबत में फंसने का डर था। रणवीर, अमन ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे मारो। आसपास के साधक ये शब्द सुनकर दंग रह गए। यहाँ तक कि रणवीर भी अवाक रह गया। उसने सोचा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुना। क्या? तुमने अभी क्या कहा? अमन के चेहरे पर बर्फ जम गई और वह बोला, बस मुझे मारो। क्या तुम फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड नहीं ढूंढ रहे हो? बस जैसा मैं कहूँ वैसा करो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में तुम उन्हें कहाँ पा सकते हो। रणवीर और किसान बहुत सदमे में थे। यहाँ तक कि अमर सम्राट गुलिन ने एक बार फिर अपनी निगाहें उठाईं और अमन को उत्सुकता से देखा। क्या 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय का ये युवा मास्टर पागल हो गया है? अमन, क्या तुम गंभीर हो? रणवीर ने जल्द ही अपने विचारों को इकट्ठा किया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड कहाँ मिलेंगे। बहुत हो गई बकवास, बस करो। रुको, अपनी ताकत का सिर्फ 3/10वां हिस्सा लगाओ। अमन ने आंखें घुमाईं। शुरू में तो वह रणवीर से अपनी पूरी शक्ति लगाने को कहना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आया कि रणवीर की साधना कितनी उत्कृष्ट थी, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगा। रणवीर ने आंखें सिकुड़ीं और एक मजबूत आभा फैलाई। भले ही अमन का अनुरोध बेहद अजीब था, फिर भी वह इतने अच्छे प्रस्ताव को कैसे अस्वीकार कर सकता था। वाह! रणवीर अमन की ओर दौड़ा और युद्ध के दिव्य देवता की इच्छा को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। उसने अमन की छाती पर मुक्का मारा। टकराना, एक बड़ा विस्फोट हुआ। अमन ने एक दर्दनाक चीख मारी। वह तीर की तरह उछलकर दूर जा गिरा। वह दूर एक बड़े गड्ढे में जा गिरा और खून से लथपथ हो गया। किसानों को तो अपनी छाती में भी दर्द महसूस हो रहा था। मेंग जियोगोंग सचमुच पागल हो गया था। उसने बिना अपना बचाव किए रणवीर को उसे मुक्का मारने दिया। हालांकि वे निम्नलिखित दृश्य देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गए। अमन गुस्सा होने की बजाय बहुत खुश हुआ। वह जोर से हंसा, हा, तुम अब भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से धोखा दे सकते हो? ये लो, ये किताब। हमें भी कभी द्वंद्वयुद्ध करना ही होगा। रणवीर को स्क्रॉल मिला। वह तुरंत समझ गया कि मेंग जियोगोन क्या कहना चाह रहा था। उसने बेबसी से कहा, मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे पास सच में। रणवीर भी बहुत उलझन में था। अमन ने ऐसा अजीब अनुरोध इसलिए किया था क्योंकि उसके पास सौभाग्य का मास था, जिसका अर्थ था कि वह हर समय अपने भाग्य से सुरक्षित था। यहाँ तक कि 9 स्वर्गों का सर्वोच्च भी अमन के भाग्य के कारण ऐसा मुक्का चूक जाएगा। रणवीर की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब अमन मानव अमर क्षेत्र को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था तो कुछ 100 स्वर्ग देवता उसे शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वे सभी मर गए। हालांकि अमन ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उसके पास स्पष्ट रूप से बुरे भाग्य का मास नहीं था, लेकिन फिर भी वह अमन को कैसे मार पाया? इस बीच भावेश और आदिम जनजातियों के शिष्य सब कुछ देखकर कांप उठे। उन्होंने अमन को केवल बहुत खुश देखा, भले ही रणवीर ने उसे मारा था। इसका क्या मतलब था? इससे स्पष्ट पता चलता है कि वे कितने करीब थे। अगर हम सचमुच रणवीर को परेशान करने गए थे तो भावेश को ये सोचकर बहुत राहत मिली। अगर उसने अमन को नाराज कर दिया तो उसके पिता भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। रणवीर। सड़क पर जोरदार गर्जना हुई। रणवीर ने आवाज की ओर अपना सिर उठाया। उसने तुरंत देखा कि प्रथमेश और काले वस्त्र पहने 8 साधक उसे घूर रहे थे और उनके मन में बर्फीली हत्या की नीयत थी। प्रथमेश, क्या उसने मुझे चौथे छोटे अमर क्षेत्र तक पीछा करके यहाँ तक पहुँचाया? रणवीर का दिल कांप उठा। बहुत कम लोग जानते थे कि वह चौथे छोटे अमर लोक में आ गया है। प्रथमेश को कैसे पता चला कि वह कहाँ है? क्या ये संयोग हो सकता है? प्रथमेश की साधना 5वीं परत वाले स्वर्ग अमर क्षेत्र तक पहुँच गई थी। काले वस्त्रधारी सभी साधक भी 5वीं परत वाले स्वर्ग अमर क्षेत्र में थे। रणवीर ने जल्दी से अपने विचार शांत किए। उनकी साधना देखकर रणवीर ने तुरंत अजेय कदम उठाया और दूर उड़ गया। हालांकि वह उनसे लड़ने से नहीं डरता था, फिर भी वह शहर से अनजान था। अगर वह अभी उनसे लड़ता तो 10,000 परत वाले अमर शिवालय, सम्राट के प्राचीन द्वीप, नौज्ञान जनजाति और अन्य गुटों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। इसके अलावा उनकी पहली प्राथमिकता फ्रॉस्ट सोल और 6 यूनिटी इमोर्टल जेड को ढूंढना था, इसलिए उनके पास सबसे अच्छा विकल्प था कि वे पहले 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में प्रवेश करें। रणवीर, मुझे तुम्हें ढूंढने में इतना समय लग गया और फिर भी तुम भाग रही हो। प्रथमेश ने ठंडी मुस्कान दी। वह और काले वस्त्रधारी साधक तुरंत ही चौंकाने वाली किरणों में बदल गए और रणवीर का पीछा करने लगे। रणवीर साधकों की विस्मयकारी निगाहों के सामने शहर से बाहर उड़ गया। उसने अपना बिल्ला निकाला और अष्टदीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों को संदेश भेजने ही वाला था। उसे आश्चर्य हुआ जब उसे अपना संदेश देने से पहले ही अष्टदीप्ति दानव सम्राट का संदेश मिला। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने बेचैनी से कहा, अरे रणवीर, अब तुम्हें भागना होगा। अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और वो बाकी कमीने यहाँ आ गए हैं। एक त्रासदी। रणवीर के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने जल्दी से दूसरी दिशा में देखा। उसने देखा कि 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट एक दानव सम्राट की तिबिया पकड़े हुए थे, जबकि तेजस के कंधों पर एक चमकदार सुनहरा कसाया लटका हुआ था। वे ब्लड आई और देव को जान बचाकर भागते हुए मदद कर रहे थे। उनका पीछा अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज, अमर सम्राट आरव, अमर किंगली ने किया। कुल मिलाकर 10 अद्वितीय शासक जिनके पास जबरदस्त आभा थी। अष्टदीप्ति दानव सम्राट ने रणवीर, प्रथमेश और अन्य लोगों को, जो जानलेवा इरादे से रणवीर का पीछा कर रहे थे, देखा। उसे तुरंत खून की उल्टी होने लगी। क्या बात है? क्या रणवीर की पृष्ठभूमि इतनी जबरदस्त नहीं थी? क्या वह 5वें अमर का उत्तराधिकारी नहीं था? जब भी वह रणवीर के साथ होता था तो वह हमेशा खुद को दुर्भाग्य में क्यों पाता था? रणवीर, वह यहाँ है। अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अन्य लोगों ने जल्द ही रणवीर को देखा। उनकी जानलेवा निगाहें काफी बढ़ गईं। वे न केवल रणवीर को उसके और उसके दल द्वारा लूटी गई कीमती चीजों के लिए शिकार कर रहे थे, बल्कि वे वास्तव में रणवीर से बेहद नफरत करते थे। बहुत हो गई बातें, चलो पहले 6 यूनिटी फॉरबिडन लैंड में चलें। रणवीर ने 8 दीप्ति दानव सम्राट को एक विचार प्रेषित किया। रणवीर ने 8 दीप्ति दानव सम्राट और अन्य लोगों के साथ मिलकर 2 अलग अलग समूहों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान तुरंत फिर से समूह बनाया। वे तुरंत अपनी सबसे तेज गति से लारा अमर पुल की ओर दौड़ पड़े।
इस अद्भुत दृश्य ने दोनों प्राचीन शहरों के कई किसानों को आश्चर्यचकित कर दिया। ये साधक कौन हैं? 10 अद्वितीय शासक इनका पीछा क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी अमर क्षेत्र के दुष्ट साधक, जिसने पहले रणवीर के प्रश्न का उत्तर दिया था, ने एक लंबी आह भरी। रणवीर, मुझे अब याद आया, क्या वह सबसे शक्तिशाली अमर नहीं है जिसका दाव फाउंडेशन नष्ट हो गया था? क्या ये वही है? कोई आश्चर्य नहीं कि उसका नाम इतना परिचित लग रहा था। क्या उसके बगल में बैठा भिक्षु प्राचीन बोधि मंदिर का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था? तेजस, वह रणवीर के पास कैसे पहुंचा? कुछ साधकों ने शीघ्र ही रणवीर और तेजस को पहचान लिया। रणवीर का नाम, विशेष रूप से 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध था। वह सामान्य अद्वितीय शासकों, यहाँ तक कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च शासकों से भी अधिक लोकप्रिय था। रणवीर और तेजस के आगमन की खबर तुरंत ही 2 भीड़भाड़ वाले प्राचीन शहरों के साधकों के बीच तूफान की तरह फैल गई। रणवीर, तेजस, ये दिलचस्प है। कुछ किसानों के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। इस बीच हजारों दिव्य इंद्रियों के ध्यान में 8 दीप्ति दानव सम्राट रणवीर और अन्य लोग लारा अमरपुल के एक छोर पर पहुंचे। हालांकि अपनी तीव्र गति के बावजूद अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अद्वितीय शासक फिर भी दूरी कम करने में कामयाब रहे। बस कुछ ही क्षण और ये अद्वितीय शासक अपनी दाव कलाओं को निष्पादित करने और रणवीर और उसके दल को फंसाने की सीमा के भीतर होंगे। हे, क्या आश्चर्य है! रणवीर ने न जाने कितने गुटों के अद्वितीय शासकों को भी नाराज कर दिया है। स्वर्ग भी हम पर मुस्कुरा रहा है। हम सर्वोच्च दक्षिण लोक का इंतजार किए बिना भी रणवीर को मार सकते हैं। प्रथमेश ने ठंडी मुस्कान दी। डूम, क्या तुम अब भी ऐसे महत्वपूर्ण समय में मूकदर्शक बने रहोगे? रणवीर ने सही समय पर बड़बड़ाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ऐसा करने से कोई बड़ा लाभ नहीं होगा तो मैं मदद नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे आज अपवाद बनाऊंगा, और केवल इस बार। डूम ने शांति से कहा, तुम लोग मुझे अपनी अमर शक्ति दे दो। 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट रणवीर और अन्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अमर शक्ति स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही में डाल दी। उसमें 2 भयंकर रक्त लाल आंखें खुल गईं। कड़ाही से एक भयंकर आभा फूट पड़ी। वह क्या है? अमर सम्राट हरि, अमर सम्राट युवराज और अन्य लोग दंग रह गए। नेहा और अन्य लोगों द्वारा दी गई जानकारी से उन्हें पता चल गया था कि दाव हथियार स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही रणवीर के पास है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही के अंदर का जानवर इतना भयानक होगा। उन्हें भी थोड़ा खतरा महसूस हुआ। प्रलय का प्रकोप। डूम ने अपना मुंह खोला और एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। एक दुर्जय शक्ति एक अद्वितीय अजगर की तरह आकाश में उड़ गई। बकवास। अमर सम्राट हरि और अन्य लोग तैयार हो गए और अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली चालें चलने ही वाले थे कि उन्हें तुरंत पता चल गया कि आने वाली सेना कितनी कमजोर थी। यह आवश्यक रूप से कमजोर नहीं था, यह आसानी से स्वर्ग के शीर्ष अमर को कुचल सकता था, लेकिन यह एक अद्वितीय शासक को धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं था। 10 अद्वितीय शासकों की तो बात ही छोड़ दें। हे भगवान! डूम, क्या तुम 10 आदिम बुराइयों में दूसरे नंबर पर नहीं हो? तुम्हारा हमला इतना कमजोर क्यों है? 8 दीप्ति वाले दानव सम्राट को फिर से खून की उल्टी करने की इच्छा हुई। इसके अलावा डूम ने पूरी तरह से ऐसा कहा कि यदि वह मदद करने को तैयार हो तो वह खतरे को आसानी से हल कर सकता है। मैं इस समय स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही से दबा हुआ हूँ, और आपने जो अमर शक्ति प्रदान की है वह भी पर्याप्त नहीं है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? डूम ने अपनी आंखें घुमाईं। ऐसा कहा जा रहा है कि उसके हमले और उसकी भयावह आभा ने रणवीर और उसके दल को कुछ समय दिया। रणवीर और उसके साथियों ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वे जल्दी से लारा अमर पुल पर चढ़ गए और दूसरे छोर पर पहुंचकर 6 एकता निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर गए। वे 6 एकता निषिद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां अद्वितीय शासकों की शक्ति को उसकी असाधारण शक्ति द्वारा दबा दिया जाएगा। रणवीर और उसका दल अभी सुरक्षित हैं। किसानों ने अपना ध्यान हटा लिया। अमन ने भी अपना ध्यान हटा लिया था। वह खुश था कि रणवीर ठीक थी। यदि रणवीर को मारना था तो उनका मानना था कि वह ही ऐसा करेंगे। भावेश और दूरी पर खड़े अन्य लोगों के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन क्या रणवीर ने मुझे अभी अभी नहीं बताया कि उसके पास दुर्भाग्य का शरीर नहीं है? ऐसा नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। हो सकता है। अमन ने भौहें चढ़ाईं और झिझका। क्या उस पर लगा मुक्का महज एक दुर्घटना थी? ये सोचते हुए अमन की नज़र भावेश और बाकियों पर पड़ी।
उसे तुरंत एक तरकीब सूझी और उसने भावेश की ओर इशारा किया। उसने शांति से कहा, तुम वहां आओ और मुझे मारो। आसपास के साधक और आदिम जनजातियों के युवा शिष्य जो भावेश के साथ थे, तुरंत ईर्ष्या से भर गए। यह एक बहुत अच्छा प्रस्ताव था। न केवल वे 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के युवा मास्टर को मारने में सक्षम थे, बल्कि उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। रणवीर ने जो पुस्तक ली थी, वह ऐसी चीज थी जिसे पाने का सपना कई साधक देखते थे। क्या तुम्हें यकीन है? भावेश बहुत खुश था, फिर भी उसे अचानक लगा कि यह अनुचित है। उसने खांसी भरी और कहा, कल्टीवेटर मेंग, मुझे उम्मीद है कि अगर मैंने तुम्हें सचमुच मारा तो तुम मुझे दोष नहीं दोगे। अमन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। भावेश बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी अमर शक्ति का प्रयोग किया और उसकी आंखें बैंगनी लपटों में फूट पड़ीं। बादल तोड़ने वाली हथेली। भावेश आगे बढ़ा और अपनी हथेली से अस्पष्ट प्रकाश उत्सर्जित करते हुए अमन की हथेली पर फेंका। हालांकि इससे पहले कि उसकी हथेली अमन को छू पाती, आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। हमारे युवा मास्टर पर हमला करने की आपकी हिम्मत कितनी है? 13 स्वर्गीय अमर कहीं से प्रकट हुए और भावेश को दूर तक गिराने के लिए अमर कलाओं की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। पीड़ा की चीखें सुनाई दे रही थीं। आसपास के साधक अचंभित रह गए। आदिम जनजातियों के युवा शिष्य भी अचंभित रह गए। भावेश भी भारी दर्द के बीच पूरी तरह से भ्रमित था। ये पहले से पूरी तरह अलग क्यों था? कितना बेकार है, तुम मुझे मार भी नहीं सकते। अमन ने तिरस्कार से अपने होंठ मरोड़े। उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक थी जब वह बोला, ओह रणवीर, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकती हो? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।